नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं उत्तराखंड लाइव। मैं हूं आपके साथ शिल्पा। शुरुआत अहम खबर के साथ। प्रवासी उत्तराखंडी सम्मेलन का उद्घाटन। सीएम धामी ने इस सम्मेलन का उद्घाटन किया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की पहल पर इस सम्मेलन का आयोजन हो रहा है। दून विश्वविद्यालय में हो रहा है इस कार्यक्रम का आयोजन। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की तरफ से पहल की गई इस तरह के सम्मेलन को लेकर, इस तरह के कार्यक्रम को लेकर, और इसका उद्घाटन भी, इसका शुभारंभ भी सीएम धामी ने ही किया। दून विश्वविद्यालय में ये कार्यक्रम किया जा रहा है, प्रवासी उत्तराखंडी सम्मेलन, जिसका उद्घाटन सीएम धामी ने किया। और इस तरह से दून विश्वविद्यालय में ये कार्यक्रम चल रहा है, ये सम्मेलन जिसका शुभारंभ मुख्यमंत्री की तरफ से खुद किया गया। हरीश खन्ना हमारे साथ संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ लाइव कनेक्ट हो गए हैं। हरीश, ये किस तरह का सम्मेलन, किस तरह का कार्यक्रम जिसकी पहल खुद सीएम धामी ने की और शुभारंभ भी? क्योंकि जब कोविड काल के बाद से लगातार सरकार की लोगों से अपील थी, जो अन्य जगहों पर रह रहे हैं, अन्य विदेशों में जो लोग रह रहे हैं, उत्तराखंड से प्रवासी जो लोग हैं, उनको यहाँ पर न्योता दिया जा रहा था कि वो यहाँ पर आएँ और यहाँ पर अपने जो भी उद्यमी जो लोग हैं उद्यम के क्षेत्र में, वो यहाँ पर अपने उद्योग स्थापित करें और लोगों को यहाँ रोजगार भी के अवसर भी मिल पाए और साथ ही साथ उनके जो रोजगार हैं वो भी उसको भी बढ़ावा दिया जाए। इस तरफ लगातार सरकार की कोशिश थी। आज की अगर बात करें तो आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में एक बड़ी पहल यहाँ पर की गई है, जिसमें कि जो प्रवासी उत्तराखंडी हैं उनको यहाँ पर बुलाया गया, एक सम्मान समारोह यहाँ पर रखा गया था और दून विश्वविद्यालय में इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। ठीक 10:30 बजे जब मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया, तो सभी जो प्रवासी लोग हैं वो उसमें बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और यहाँ पर जो सम्मेलन है वो इसका आयोजन किया जा रहा है। इसका उद्देश्य कहीं न कहीं राज्य की आर्थिकी को लेकर के हैं और साथ ही साथ उद्यमी क्षेत्र में लोगों को अवसर देने के लिए किया गया है। जी। कब तक ये कार्यक्रम चलेगा, ये सम्मेलन चलेगा? कितना दिवसीय है ये कार्यक्रम? देखिए, अब आज ही एक दिवसीय कार्यक्रम है क्योंकि ठीक अब है, उत्तराखंड में जो उत्तराखंड स्थापना दिवस है वो भी मनाया जाना है, तो ठीक उसको है। लेकर के एक बड़ी जो बड़ा मैसेज है वो उत्तराखंड की तरफ से दिया जा रहा है क्योंकि राज्य को बने अब 25 साल होने जा रहे हैं। तो ऐसे में इस 25वें साल में कितना कुछ उत्तराखंड को मिला है, क्या कुछ खोया है, क्या कुछ पाया है, इस तरफ ही एक बड़ा कार्यक्रम किया जाना है। तो इसमें कहीं न कहीं जो आज की अगर बात करें तो आज जो प्रवासी लोग हैं, प्रवासी जो उत्तराखंड हैं, चाहे वो हाँ, अन्य शहरों में रह रहे हों या हाँ। विदेशों में रह रहे हों, फिर तो बड़ी उन लोगों संख्या को में यहाँ पर वहां पर आज दून विश्वविद्यालय में, जहां इस सम्मेलन का, इस कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, प्रवासियों की भी अच्छी खासी तादाद देखने को मिल रही होगी। निश्चित तौर पे देखिए बिल्कुल अब आपने सही कहा कि क्योंकि उत्तराखंड टूरिज्म के क्षेत्र में और चार धाम यात्रा के क्षेत्र में, तीर्थ धामों के क्षेत्र में लगातार आगे बढ़ रहा है। तो ऐसे में उन पर्यटन क्षेत्रों को करने के लिए सरकार ने योजना बनाई है क्योंकि जिस तरह से जो प्रवासी लोग हैं, प्रवासी उत्तराखंड में पहुंचे और यहाँ के स्थानीय लोगों को रोजगार देने के साथ साथ जो अपने जो उद्यम हैं, जो अपने जो उद्योग हैं, उसको भी यहाँ पर स्थापित करें ताकि यहाँ के लोगों को रोजगार के अवसर भी मिल सके और साथ ही साथ उन लोगों की जो आर्थिकी है वो भी मजबूत हो सके और उत्तराखंड की जो आर्थिकी है वो और मजबूत हो सके। तो इस तरफ लगातार काम किया जा रहा है। अभी आपने देखा चाहे वो हरसूद का क्षेत्र हो, चाहे टिहरी जनपद के दूरस्थ इलाके हों, वहाँ पर लोग सोलर प्लांट लगा रहे हैं, साथ ही साथ लोग फिशिंग यहाँ पर कर रहे हैं और ठीक। दूसरी तरफ फार्मिंग की अगर बात करें तो एप्पल फार्मिंग का भी यहाँ पर काम किया जा रहा है। जो कृषक हैं उनको बड़ा फ़ायदा इसमें मिल रहा है। अगर ठीक हम है। अकेले उत्तरकाशी क्षेत्र की अगर बात करें शिल्पा, तो यहाँ पर लगभग 200 करोड़ रुपए का जो टर्नओवर है साल भर में विभाग को मिल रहा है। तो अब इसको कहीं न कहीं 2000 टर्नओवर की तरफ ले जाने का लक्ष्य रखा गया है। तो ऐसे ठीक में है। कहीं न कहीं जो प्रवासी हैं उनका एक बड़ी मदद उनको उनकी तरफ से उत्तराखंड को मिलती है। तो ऐसे में सरकार की मंशा है कि जो प्रवासी लोग हैं, जो विदेशों में रह रहे हैं, जो अन्य राज्यों में रह हाँ। रहे हैं, तो वो भी यहाँ पर अपने उद्योग स्थापित कर सकें, अपने चाहे वो होटल व्यवसाय के रूप में हो, चाहे वो कृषकों के क्षेत्र में हो, चाहे वो टूरिज़्म के क्षेत्र में हो। तो यहाँ पर लोगों को इससे न केवल रोज़गार मिलेगा, बल्कि उनकी आर्थिकी भी मजबूत हो पाएगी। जी। और इस तरह से उत्तराखंड को गति मिल सके, इस मकसद के साथ ये कार्यक्रम आज किया जा रहा है। चलिए हरीश, आप हमारे साथ बने रहिए, आगे भी आपसे बातचीत जारी रखेंगे। उधर प्रदेश में आज से शुरू होगी हेली सेवा।
देहरादून से उत्तरकाशी के लिए ये हेली सेवा शुरू की जाएगी। सीएम धामी इस हेली सेवा का वर्चुअल शुभारंभ करेंगे। समय रखा गया है दोपहर 12 बजे का। दोपहर 12 बजे सीएम धामी इसका शुभारंभ करते नजर आएंगे वर्चुअल माध्यम से। दिल्ली पिथौरागढ़ हवाई सेवा भी शुरू होगी। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। पर्यटकों को इससे काफी हद तक लाभ मिलेगा, उनका समय बचेगा। हेली सेवा के माध्यम से इस सुविधा का वो लाभ उठा सकेंगे। सीएम धामी इसका वर्चुअल शुभारंभ करते नजर आएंगे। हरीश खेड़ा लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हरीश, आज दोपहर 12 बजे शुभारंभ होगा वर्चुअल तरीके से। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इसका उद्घाटन करते नजर आएंगे। किस हद तक सहूलियत होगी फिर पर्यटकों को इस हेली सेवा के शुरू होने के बाद दिल्ली पिथौरागढ़ हवाई पे? देखिए शिल्पा, इस हेली सेवा का मकसद सिर्फ दूरियां कम करना नहीं है, बल्कि उत्तराखंड में जो टूरिज्म है उसको बढ़ावा देना है। और इस तरफ आज की अगर बात करें तो आज मुख्यमंत्री की तरफ से, चाहे वो कुमाऊं से दिल्ली हो या फिर देहरादून से दिल्ली हो या फिर देहरादून से कुमाऊं की दूरियां हैं उसे कम करने के साथ साथ वहाँ के जो टूरिज्म क्षेत्र हैं, जो पर्यटन के स्थल हैं, उनको भी कहीं ना कहीं प्रमोट करने की दिशा में काम किया जा रहा है। और जैसे मैंने बताया कि चाहे वो टिहरी हो, पौड़ी हो, उत्तरकाशी हो, चमोली हो, क्योंकि गढ़वाल ही नहीं बल्कि अगर हम कुमाऊं क्षेत्र की अगर बात करें, पिथौरागढ़, धारचूला, मुनस्यारी और इसके साथ ही खटीमा, चंपावत, इन तमाम जगहों का, अल्मोड़ा सहित इन तमाम जगहों को विकसित करना सरकार का उद्देश्य रहा है। तो अब सरकार की मंशा है कि जो हेली सेवा है वो प्रत्येक जनपद से शुरू हो और यहाँ पर न केवल हेली सेवा के जरिए जो दूरियां हैं वो कम की जाए, बल्कि यहाँ के स्थानीय लोगों को रोजगार के अवसर भी मिल सकें। इस लक्ष्य की तरफ से आज की अगर बात करें तो आज दिल्ली, पिथौरागढ़ और साथ ही साथ देहरादून जो कुमाऊं है उसके लिए भी हेली सेवा का आज शुभारंभ हो रहा है। ठीक 12 बजे मुख्यमंत्री की तरफ से वर्चुअल माध्यम से इसे हरी झंडी देकर के इसकी शुरुआत यहाँ पर की जाएगी। और अच्छा, इसके दिल्ली साथ साथ ही पिथौरागढ़ जो हवाई मार्ग पर ये जो हेली सेवा का आज शुभारंभ होगा, इसको लेकर क्या चार्जेस भी डिस्क्लोज किए गए हैं? बताया गया है क्या कुछ पे करना होगा इस सेवा को अवेल करने के लिए? देखिए, अभी हाल ही में जो दिल्ली से देहरादून जो हवाई सेवा शुरू हुई है और साथ ही साथ जो चंपावत से जो हवाई सेवा शुरू हुई है, तो उसमें जो चार्जेस हैं वो बहुत कम रखे गए हैं। तो हम्म। सरकार की यही मंशा है कि जो भी जो कंपनी है उनके साथ इस तरह का यहाँ पर एमओयू हो सके, ताकि जो लोग हैं वो इसमें आसानी से सफर कर सकें, चाहे वो दिल्ली देहरादून में रहने वाले लोग हों या फिर चाहे वो कुमाऊं से दिल्ली जाने वाले लोग हों, उनको हम्म। कहीं ना कहीं सहूलियत देने का काम यहाँ पर हो सके। और इसी मकसद के साथ, क्योंकि अगर किराया कम होगा तो जाहिर सी ठीक बात है। है कि जो लोग हैं वो हवाई सेवा से आना पसंद करेंगे। और एक बड़ी यानी संख्या कि में अगर हम पर्यटकों के लिए ये एक अच्छी पहल, एक बड़ी सौगात कही जा सकती है। कम समय में वो इस हवाई मार्ग का इस्तेमाल कर सकते हैं, इस हेली सेवा का इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसे में पिकअप पॉइंट और डेस्टिनेशन पॉइंट्स क्या डिसाइड किए गए हैं हरीश? देखिए, अभी तक की अगर बात करें तो पिथौरागढ़ से दिल्ली तय किया गया है और साथ ही साथ अगर हम देहरादून से पिथौरागढ़ की बात करें तो हम्म। कुमाऊं, गढ़वाल के साथ साथ राजधानी देहरादून में और इसके अलावा राजधानी दिल्ली में कहीं न कहीं जो लोग हैं ठीक उनकी है। जो समय जो सीमा है उसे कम करने के साथ-साथ उनको सहूलियत देने का काम ठीक सरकार है। कर रही है। और इसी लक्ष्य के साथ, इसी परिप्रेक्ष्य के साथ, इसी उद्देश्य के साथ आज जो हवाई सेवा सेवा है वो शुरू की जा रही है, उसका ताकि शुभारंभ इसका होगा किराया दोपहर भी 12 कम। बजे। चलिए हरीश, आप हमारे साथ बने रहे, आगे भी आपसे बातचीत जारी रखेंगे। और बात करेंगे अगली बड़ी खबर की। उत्तराखंड में होंगे 38वें नेशनल गेम्स। 28 जनवरी से 14 फरवरी तक इन गेम्स का आयोजन होगा। राष्ट्रीय खेलों की तारीख पर फाइनली जो मुहर है वो आईओए की तरफ से लगा दी गई है। अंतिम तारीखें मिल गई है। आईओए चेयरपर्सन पीटी उषा ने बकायदा लेटर लिखा और सीएम धामी को ये पत्र लिखा गया, ये लेटर लिखा गया। उत्तराखंड में पहली बार नेशनल गेम्स का जो आयोजन होने जा रहा है। हरीश खेड़ा हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हमारे संवाददाता। हरीश, क्या तैयारियां इन गेम्स को करवाने को लेकर, और जो पत्र लिखा गया, जो लेटर लिखा गया पीटी उषा की तरफ से, आईओए चेयरपर्सन की तरफ से सीएम धामी को, क्या है उसमें?
बिल्कुल देखिए, जो पत्र यहाँ पर मुख्यमंत्री को मिला है, क्योंकि इससे पहले ही लगभग यहाँ पर 2 साल पहले से ही जो मंत्री रेखा आर्य हैं, जो खेल मंत्री भी हैं, उनकी तरफ से लगातार तैयारी की जा रही थी। तमाम विभागीय जो अधिकारी हैं, उनकी बैठक यहाँ पर की जा रही थी और ये आज का अगर हम दिन कहें तो आज का दिन वाक़ई में उत्तराखंड के लिए बहुत सुखद है, बहुत अच्छा दिन इसे मान सकते हैं, क्योंकि जो तैयारियाँ यहाँ पर खेल को लेकर के की जा रही थी, अंतर्राष्ट्रीय यहाँ पर जो गेम होने हैं, राष्ट्रीय जो गेम होने हैं, 38वां जो गेम होना है, उसके लिए लगातार तैयारियां पहले से ही की जा रही थी और आज की अगर बात करें तो आज इसमें जो पत्र है वो मुख्यमंत्री को मिला है और उसमें आयोग की तरफ से ये यहाँ पर लेटर लिखा गया है, जिसमें कि जो डेट है वो उत्तराखंड को अब मिल चुकी है, यानी कि मेजबानी उत्तराखंड अब खेलों की करेगा। जो ठीक है। राष्ट्रीय खेल है उनकी मेजबानी उत्तराखंड की तरफ से होनी है। तो जाहिर सी बात है, क्योंकि जो उत्साह लोगों में दिख रहा था और जो तैयारियां पहले से ही यहाँ पर की जा रही थी विभाग की तरफ से भी, अब जो उसकी अगर दिनांक की अगर बात करें तो 28 जनवरी से यहाँ पर शुरू ये खेल होने हैं और 14 फरवरी तक ये गेम यहाँ पर संचालित किए जाने हैं। इसको लेकर के लगातार तैयारियां भी की जा रही थी और अब जो फाइनल जो मोहर है वो उसमें लग चुकी है, तो अब जाहिर सी बात है कि तैयारियां और तेजी से की जाएंगी जी। बहुत शुक्रिया आपका हरीश खन्ना, इस पूरी बातचीत के लिए, जानकारी के लिए धन्यवाद आपका। बढ़ेंगे खबरों में आगे। बात अगली बड़ी खबर की। उत्तरकाशी में जन आक्रोश रैली के दौरान लाठीचार्ज का मामला सामने आया है। मस्जिद मामले में भूमि अभिलेखों की दोबारा जांच करवाई जाएगी। सीएम ने डीएम और एसपी को फिर से जांच के आदेश दिए हैं। सीएम धामी ने स्थानीय जनता को भरोसा दिया है, आश्वासन दिया है, अतिक्रमण के खिलाफ जो अभियान छिड़ा हुआ है वो रुकने नहीं वाला। कहीं भी कोई भी अतिक्रमण नहीं किया जाएगा, कोई भी अवैध तरीके से निर्माण नहीं करवाया जा सकेगा। लाठीचार्ज के दौरान कई लोगों के घायल होने की जानकारी सामने आई थी। सीएम धामी ने स्थानीय जनता को जिसके बाद भरोसा दिलाया कि अतिक्रमण के खिलाफ अभियान नहीं रुकेगा। सरकार ने जो सख्ती दिखाई है वो यूं ही जारी रहेगी। इसके अलावा डीएम को और एसपी को इस मामले में दोबारा जांच के आदेश दिए गए हैं सीएम धामी की तरफ से। उत्तरकाशी में जन आक्रोश रैली के दौरान लाठीचार्ज हुआ था और उसी का ये मामला, मस्जिद मामले में भूमि अभिलेखों की दोबारा जांच की बात सीएम की तरफ से कही गई है। ये इंस्ट्रक्शंस डीएम को दे दिए गए हैं। उत्तराखंड सरकार जल्द ही रामनगर संयुक्त चिकित्सालय सहित आधा दर्जन चिकित्सा इकाइयों को मोड से हटाकर अपने नियंत्रण में लेने जा रही है। स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने ये घोषणा की। इसके अलावा विभागीय अधिकारियों को इस प्रक्रिया को शीघ्र पूरा करने के निर्देश दिए गए। डॉक्टर धन सिंह रावत ने बताया, राज्य सरकार ने विश्व बैंक द्वारा पोषित उत्तराखंड हेल्थ सिस्टम डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के अंतर्गत पीपीपी मोड में संचालित सभी 9 चिकित्सा इकाइयों का अनुबंध समाप्त करने का फैसला लिया। इस योजना के तहत जनपद टिहरी गढ़वाल के जिला चिकित्सालय बोराड़ी और 2 अन्य इकाइयों को पहले ही सरकार अपने नियंत्रण में ले चुकी है। उन्होंने कहा, पीपीपी मोड में संचालित अस्पतालों को लेकर स्थानीय जनता की शिकायतों की वजह से ये कदम उठाया गया। अब सरकार इन अस्पतालों को खुद संचालित करेगी, जिससे स्थानीय लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं मिल सकेंगी। और बात अगली बड़ी खबर की। कांग्रेस ने संचालन समितियों का गठन किया। केदारनाथ उपचुनाव के लिए समिति का गठन हुआ है। पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को जिम्मेदारी सौंप दी गई है। किसका क्या रोल रहेगा, किसको क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी निभानी है, ये उन्हें मेंशन कर दिया गया है, स्पष्ट कर दिया गया है, ताकि वो ग्राउंड जीरो पर उतरकर अपने अपने दायित्वों का पालन कर सके। विधानसभा प्रभारी के आग्रह पर इस समिति का गठन किया गया। इस समिति का गठन इसी मकसद के साथ हुआ कि तमाम पदाधिकारियों को, नेताओं को बता दिया जाए कि उनका क्या रोल है, उनको क्या करना है और एकजुटता के साथ सब अपने अपने दायित्वों का पालन करते हुए केदारनाथ उपचुनाव के लिए अपना सर्विस लगा दे, अपनी जी जान के साथ लोगों तक पहुंचने का काम करे, मुद्दों को लोगों तक पहुंचाए, लोगों के मुद्दे जाने और इस तरह से कांग्रेस के पक्ष में माहौल करने के लिए ये जिम्मेदारियां सौंप दी गई है। कांग्रेस ने संचालन समिति का गठन किया और इसी कड़ी में ये केदारनाथ उपचुनाव को लेकर तैयारियां कांग्रेस की तेज होती हुई। पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को इस समिति में बुलाया गया, चर्चा हुई, चिंतन मंथन हुआ और उसके बाद एक एक करके उनको उनकी जिम्मेदारियां सौंपी गई है। विधानसभा प्रभारी ने आग्रह किया था, जिसके बाद इस संचालन समिति का गठन हुआ।
उधर विश्व प्रसिद्ध श्री बद्रीनाथ धाम के कपाट 17 नवंबर को रात 9:07 पर शीतकाल के लिए बंद कर दिए जाएंगे। कपाट बंद होने की प्रक्रिया के तहत 13 नवंबर से पंच पूजाएं भी शुरू हो जाएंगी। कपाट बंद की प्रक्रिया के मौके पर बीकेटीसी अध्यक्ष अजेंद्र अजय और तीर्थ पुरोहित वहां पर मौजूद रहेंगे। बता दें आपको, उत्तराखंड चार धाम में श्री केदारनाथ और यमुनोत्री धाम के कपाट 4 नवंबर को और गंगोत्री धाम के कपाट 3 नवंबर को ऑलरेडी बंद हो चुके हैं। श्री रुद्रनाथ और श्री तुंगनाथ भगवान के कपाट भी बंद हो चुके हैं। श्री महालमेश्वर मंदिर के कपाट 20 नवंबर को शीतकाल के लिए बंद होंगे और बद्रीनाथ धाम के कपाट भी 17 नवंबर को बंद कर दिए जाएंगे। ऐसे में बद्रीनाथ धाम के कपाटों को बंद करने की जो प्रक्रियाएं हैं, जो पंच पूजाएं हैं, वो भी 13 नवंबर से शुरू हो जाएंगी। उधर 25 अक्टूबर को देहरादून में देश का पहला लेखक गांव का उद्घाटन किया गया था, जिसको लेकर पूर्व मुख्यमंत्री और सांसद रमेश पोखरियाल निशंक ने बताया, इस लेखक गांव के 5 दिवसीय लेखक कला साहित्य उत्सव के दौरान 40 देशों के लोग इसमें सम्मिलित होने के लिए आए। साथ ही उन्होंने कहा, इस लेखक गांव का उद्देश्य है देश और दुनिया में ऐसे लोग जो कि साहित्य से, कला से, लेखन के कार्य से जुड़े हुए हैं, उनको एक अच्छा परिवेश मिल सकेगा। साथ ही देश और दुनिया में एक सृजनात्मक स्थल के रूप में इसे पहचान मिल पाएगी। इसी मकसद के साथ ही कार्यक्रम रखा गया। नहीं, विषय तो आपको पता ही था, विषय तो लेखक गांव का है। ये जो देवभूमि उत्तराखंड में देश का पहला लेखक गांव बना है और जो 5 दिनों तक वो अंतर्राष्ट्रीय संस्कृति, साहित्य और कला का उत्सव हो रहा है, जिसमें दुनिया के लगभग 40 देशों के लोग तो यहीं पर रहे हैं और जो किसी न किसी रूप में जुड़े हैं वो 65 देश से भी अधिक देशों के लोग जुड़े हैं। हिंदुस्तान के हर प्रांत से विद्वान, साहित्यकार, कलाकार, विचारक, चिंतक सब इस धरती पर आए हैं और मुझे खुशी है कि लेखक गांव को लेकर के लोगों में बहुत न केवल उत्साह है बल्कि सृजन स्थल पर आकर लोग खड़े होकर के कुछ काम भी कर। वहीं धर्म नगरी हरिद्वार में भी छठ पर्व की रौनक देखने को मिल रही है। बहादुराबाद गंगा घाट पर विशेष तैयारियों के साथ पूजा की तमाम व्यवस्थाएं की गई। पूर्वांचली श्रद्धालु गंगा घाट पर अपनी तैयारियों में जुटे हुए, बाजारों में भी खूब चहल पहल दिख रही है। लोग भी जमकर खरीदारी कर रहे हैं। आज शाम को सूर्यास्त के समय महिलाएं सूर्य देवता को अर्घ्य अर्पित करेंगी। इसके बाद पूरी रात संध्या आरती के बाद महिलाएं सूर्य उदय की प्रतीक्षा में जागरण करेंगी। अगले दिन यानी कि 8 नवंबर को ब्रह्म मुहूर्त में सुबह 3 बजे से व्रती महिलाएं छठी मैया की आराधना करेंगी। सूर्योदय के समय सूर्य देवता को अर्घ्य अर्पित करते हुए इस तरह से उनके व्रत का समापन होगा। मेरा मदन जी है। मैं इस कमेटी के पूर्वांचल छठ पूजा समिति बिहार का अध्यक्ष हूँ और हमारे माध्यम से ही सारे कार्य यहाँ होता है। आज हम 20 साल से कर रहे हैं। तो पूरी हो चुकी है। सारे लाइट, डीजो, यहाँ टेंट, झांकी सारे चीज़ की जाते हैं और चाय पानी सबका व्यवस्था किया जाता है यहाँ। जी जी। ये कल पर्व हम लोग का नहान खान से आज पहली अर्घ है। आज डूबते हुए सूर्य को अर्घ देते हैं और कल 8 तारीख को उगते हुए सूर्य को अर्घ देते हैं। 24 घंटा उपवास है। ये बिना अन्न जल पानी खाए हुए ये व्रत होता है। बहुत ये शुद्ध पर्व है। बहुत साफ सफाई इसमें महत्व है इसके पर्व में। शाम को 4 बजे घाट पर जाएंगे। वहाँ सब फल सूप में सजा के अब पूजा करती है सब। आज ढलते सूरज के पूजा करेंगे और कल सुबह उगते सूरज के पूजा करेंगे। सबसे पहले नहाते हैं, बनता है चावल, दाल, सब्जी लौकी के। उसको दूसरा दिन खीर बनता है और रोटी। वहीं मंगलौर में युवाओं को संस्कारित और स्वावलंबी बनाने के लिए प्रांतीय रक्षक दल और युवा कल्याण विभाग द्वारा नारसन विकासखंड कार्यालय के परिसर में ब्लॉक स्तरीय युवा महोत्सव का आयोजन किया गया, जिसमें महिला मंगल दल और युवक मंगल दल द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम किए गए, जिसका मुख्य उद्देश्य युवाओं को संस्कारित बनाना, स्वावलंबी बनाना था।
इस मौके पर ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि कविंद्र चौधरी ने कहा, लोक संस्कृति बचाने के लिए युवा महोत्सव का आयोजन मील का पत्थर साबित होगा। आज प्रांतीय रक्षक दल और खेल विभाग द्वारा ये युवा कल्याण के लिए जितने हम कार्यक्रम चलाते हैं गांव में, तो युवक मंगल दल द्वारा हर गांव के हिसाब से अनेक सांस्कृतिक प्रोग्राम हम आयोजित करते हैं। उसमें आज कंपटीशन है उनका, युवक मंगल दल, कुछ स्कूलों से भी बच्चे आए हुए हैं और वो अपनी संस्कृति को लेकर है। ये सब सांस्कृतिक प्रोग्राम है। संस्कृति विश्व की धरोहर है। अगर हमारे पास संस्कृति नहीं रहेगी तो हम पतन की ओर चले जाएंगे। तो मेरा ये मानना है कि जो प्रयास है आदरणीय श्री पुष्कर सिंह धामी और बहन रेखा आर्या जी के द्वारा जो ये प्रोग्राम किए जा रहे हैं, उससे हम एक संदेश देने का काम कर रहे हैं कि हमें अपनी संस्कृति से जुड़ाव रखना चाहिए। ये आज युवा कल्याण प्रांतीय रक्षक दल विभाग द्वारा आज जो है विकासखंडीय स्तरीय युवा महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। देखिए, इसका उद्देश्य जो होता है, हमारा महिला मंगल दल, युवक मंगल दल, जो हमारी युवा है वो अपनी संस्कृति से दूर जा रहे हैं। उस संस्कृति धरोहर को बचाने के लिए जितना हम उनको उस रास्ते पे ला सकें वापस, क्योंकि हम ये कहा जाता है कि अगर हम अपनी संस्कृति पे रहें तो हमारा एक उज्जवल भविष्य का निर्माण होगा। तो युवा कल्याण विभाग द्वारा इस क्षेत्र में एक ये हमारे विभाग द्वारा कार्य किया जा रहा है, जिसमें हमारे मुख्यतः महिला मंगल दल और हमारे जितने भी युवा हैं, इस विकासखंड के जितने युवा हैं, उनको अपनी संस्कृति से जोड़ने का कार्य हमारा ये उद्देश्य है। वहीं एसपी देहात ने झबरेड़ा थाने का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने सरकारी दस्तावेजों के रखरखाव और माल खाने का बारीकी से निरीक्षण किया। साथ ही साथ आपराधिक घटनाओं का जल्द से जल्द निस्तारण करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा, उच्च अधिकारियों के निर्देश पर देहात क्षेत्र में आपराधिक घटनाओं पर अंकुश लगाने का प्रयास किया जा सके, ये हमारी कोशिश होनी चाहिए। एल्कोमीटर का क्या हुआ इसका? आज झबरेड़ा थाने का अर्धवार्षिक निरीक्षण मेरे द्वारा किया गया, जिसमें थाने के रखरखाव, अभिलेखों के रखरखाव, उनका अद्यतन किया जाना, साथ ही जो हमारे संसाधन हैं उनके रखरखाव की स्थिति की समीक्षा की गई है। जो निष्प्रयोज्य वस्तुएं हैं उनके निष्प्रयोज्य घोषित किए जाने की कार्रवाई भी अमल में लाई जा रही है। जो वर्तमान में वहाँ निर्माण कार्य चल रहे हैं या भविष्य में जो निर्माण कार्य होने हैं, उनके संबंध में प्रगति और प्लानिंग दोनों के बारे में जानकारी ली गई है। वहीं सिविल लाइन कोतवाली क्षेत्र के आईआईटी की एक महिला कर्मचारी पर अपने परिजनों के खाते में छात्रवृत्ति के 25,60,000 रुपए ट्रांसफर करने का आरोप लगा। आईआईटी रुड़की के कुल सचिव की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। मामले की जांच भी शुरू कर दी गई। महिला कर्मचारी SC/SP प्रकोष्ठ में प्रोजेक्ट पद पर तैनात थी। अब उसे आईआईटी द्वारा निकाल दिया गया, बाहर कर दिया गया और पुलिस को मामला सौंप दिया गया है। FIR दर्ज करवा दी गई है। पुलिस का कहना है मामले में जांच पड़ताल जारी है। जांच के आधार पर जो भी तथ्य निकलकर सामने आएंगे, जो भी ये फर्जीवाड़ा होगा, उसके आधार पर उचित कार्रवाई की जाएगी। इसमें आईआईटी के कुल सचिव के द्वारा एक तहरीर कोतवाली रुड़की पर दी गई थी, जिसमें एक महिला के द्वारा छात्रवृत्ति के पैसे गबन कर लिए जाने का आरोप लगाया गया है। इस संबंध में अभियोग पंजीकृत कर विवेचनात्मक और साक्ष्य संकलन की कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। कितने का होगा? लगभग 25 लाख रुपए के गबन की बात इसमें कथित की गई है, अंकित की गई है और अभी उसमें अभियोग पंजीकृत कर अग्रिम विवेचनात्मक कार्रवाई की जा रही है। वहीं हरिद्वार में श्यामपुर पुलिस ने गला दबाकर हत्या और शव जलाने के मामले का खुलासा किया। पुलिस ने इस मामले में 2 आरोपियों को पकड़ा है। दोनों ही आरोपियों ने रुपये के लालच में शराब के नशे में इस हत्याकांड को अंजाम दिया। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक प्रमेंद्र सिंह डोभाल के मुताबिक 3 नवंबर को एक युवक का अधजला शव मिला था, जिसके बाद पुलिस ने टीमें गठित की और दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने दोनों ही आरोपियों को कोर्ट में पेश किया, जहां से उन्हें फिर सीधा जेल भेज दिया गया। 3 तारीख को थाना श्यामपुर में 112 के माध्यम से एक सूचना प्राप्त हुई थी, जिसमें उमेश्वर धाम के समीप ही एक अधजला शव
प्राप्त हुआ था। इस संबंध में तत्काल पुलिस द्वारा फोरेंसिक टीम को मौके पर बुलाया गया। थाना अध्यक्ष श्यामपुर और सर्कल अफसर भी मौके पर पहुंचे थे। मेरे द्वारा भी घटनास्थल का निरीक्षण किया गया क्योंकि मामला बड़ा सनसनीखेज था। सबसे पहला प्रयास हमारा इस जो अजला जो शव था इसकी पहचान का था, जो कुछ समय तक पहचान में नहीं आ रहा था, आसपास लोगों से पता करने पे नहीं आया। इस समय इसके पास ही कुछ नंबर पड़े हुए थे, इसके बॉडी के पास में ही जले हुए, वो भी जले हुए ही कागज़ पे थे। उनके माध्यम से इसके जब समीप लोगों के बारे में जब जानकारी प्राप्त हुई तो चलिए, इसके साथ उत्तराखंड की अहम खबरों में फिलहाल बस इतना ही। आप बने रहे जनतंत्र टीवी के साथ। नमस्कार।